नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से सेकेंड ईयर की फिज़िक्स करवा रहा हूँ आपको। और लास्ट क्लास के अंदर अपनी एंट्रोपी के बारे में पढ़ रहे थे और अपना जो टॉपिक था वो था एंट्रोपी वर्दी का सिद्धांत। ठीक है, तो अपने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था एंट्रोपी वर्दी का सिद्धांत। एंट्रोपी वर्दी का सिद्धांत, एंट्रोपी वर्दी का सिद्धांत। इसे अपने लोगों को कंप्लीट कर लिया था। फिर से कुछ एक बातें इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, एंट्रोपी वर्दी का सिद्धांत अपने ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि अपने देखा था अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को। किसे देखा था? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को देखा था। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो होता है इसके अंदर एंट्रोपी जो है वो क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी का मान क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। और ये मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया था कि अपने एंट्रोपी दो तरीके के प्रक्रमों के लिए निकाल रहे थे, एक तो उत्क्रमणीय के लिए और एक अनुत्क्रमणीय के लिए। तो जो उत्क्रमणीय प्रक्रम था उसके अंदर तो एंट्रोपी थी नियत, और जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम सामने जो लिखा गया इसके अंदर एंट्रोपी का मान बढ़ रहा था। और आपको पता है कि जो अपनी वास्तविक परिस्थितियाँ होती है, दैनिक जीवन के अंदर जो व्यवहारिक परिस्थिति है उसके अंदर अपने एंट्रोपी में हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है। जो सामान्य प्रक्रम होते हैं उन सब में एंट्रोपी की वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो सभी के सभी प्रक्रम कौन से होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। सामान्य जीवन में उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं होते हैं। कौन से प्रक्रम होते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की वजह से एंट्रोपी का मान क्या होता है? बढ़ता है। इसे बोला जाता है एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत। यानी विश्व की एंट्रोपी लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। विश्व की एंट्रोपी वृद्धि लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसे बोला जाता है एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत। और लास्ट के अंदर अपने एक एग्जाम्पल लिया था विलगित निकाय का। विलगित निकाय का एग्जाम्पल नहीं लिया था, विलगित निकाय के बारे में बताया था कि जो विलगित निकाय होता है उसमें क्या होता है? उसके अंदर जब तक तपांतर होता है तब तक ऊष्मा का क्या होता रहता है? आदान प्रदान होता रहता है। ऊर्जा जो है वो क्या होती रहती है? स्थानांतरित होती रहती है। और जब इसकी कौन सी अवस्था आ जाती है? विलगित निकाय की साम्य अवस्था आ जाती है। जब इसकी कौन सी अवस्था आ जाती है? साम्य अवस्था आ जाती है। उस समय एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एंट्रोपी क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। ठीक है, एंट्रोपी क्या हो जाती है? उसमें अधिकतम हो जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। और साम्य अवस्था आती कब है? साम्य अवस्था आती है जब तापांतर का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तापांतर का मान शून्य हो जाता है। देखिए, ये आपको पता है कि ऊष्मा जो है हमेशा उस ताप से निम्न ताप की ओर क्या होती है? स्थानांतरित होती है। कब तक होती है? जब तक दोनों कौन सी अवस्था में ना आ जाए? साम्य अवस्था में ना आ जाए। साम्य अवस्था में कब आ जाता है? जब दोनों का ताप जो है वो क्या हो जाए? एक समान हो जाए। ठीक है, यानी जब तापांतर शून्य हो जाएगा तब वस्तु कौन सी अवस्था में आ जाएगी? साम्य अवस्था में आ जाएगी। निकाय कौन सी अवस्था में आ जाएगा? साम्य अवस्था में आ जाएगा। और उस समय एंट्रोपी क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। अब अपने बात करते हैं सामान्य परिस्थितियों की। ठीक है, अपने विश्व में जब तक तापांतर है, जब तक क्या है? तापांतर है। जब तक तापांतर है तब तक क्या है? ऊर्जा उपलब्ध है। तब तक क्या है? ऊर्जा उपलब्ध है। क्योंकि अपने जो सामान्य प्रक्रम होते हैं उनमें ऊर्जा होती है स्थानांतरित। और ऊर्जा स्थानांतरित क्यों होती है? क्योंकि अपने पास में क्या है? तापांतर है। तो अब अपने पास में क्या है? प्राप्य ऊर्जा है। प्राप्य ऊर्जा यानी अपने पास में ऊर्जा उपलब्ध है। परंतु जैसे जैसे क्या होगा? जैसे जैसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते जाएंगे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की वजह से क्या होता जाएगा? एंट्रोपी का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी एक अवस्था ऐसी आएगी जब एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। जब एंट्रोपी का मान अधिकतम हो जाएगा तब तापांतर का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, विश्व जो है वो किस पर आ जाएगा? विश्व जो है वो एक समान ताप की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो विश्व कौन सी अवस्था में आ जाएगा? एक समान ताप की अवस्था में आ जाएगा। और उस समय अपने पास में प्राप्य ऊर्जा जो है
इस प्राप्य ऊर्जा का मान जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अपने पास में जो उपलब्ध ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या आप ये समाप्त तो मत बोलना, क्योंकि ऊर्जा जो अपने नष्ट नहीं कर सकते, आप ये बोल सकते हो जितनी ऊर्जा है उसे अपने क्या कर लेंगे, काम में ले लेंगे। जितनी पर्याप्य ऊर्जा है इसे अपने क्या कर लिया, काम में ले लिया। यानी जब विश्व एक समान ताप पर आ जाएगा तब अपने कार्य करने के लिए अपने पास में ऊर्जा नहीं बचेगी। ठीक है, क्यों नहीं बचेगी ऊर्जा अपने पास में? ऊर्जा इसलिए नहीं बचेगी पर्याप्य ऊर्जा, क्योंकि अपने किस पर पहुंच गए, एक समान ताप पर पहुंच गए। जब ताप ही एक समान हो जाएगा तो ऊर्जा जो है वो क्या नहीं हो पाएगी, स्थानांतरित नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसे बोला जाता है ऊर्जा अवंती का सिद्धांत, जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, यानी इसी के अंदर ये बताया गया कि अपने एंट्रोपी में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है, और एंट्रोपी में वृद्धि होने की वजह से तापांतर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अभी अपने पास में क्या है, तापांतर है, ये तापांतर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे तापांतर कम होता जाएगा एक अवस्था ऐसी आएगी जब ताप क्या हो जाएगा, सबका समान हो जाएगा, क्योंकि तापांतर समाप्त हो रहा है और ताप क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। उसमें पर्याप्य ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। तो अब इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ऊर्जा अवंती का सिद्धांत। क्या बोला जाता है, ऊर्जा अवंती का सिद्धांत। और आपको पता है कि विश्व में लगातार क्या होता जा रहा है, विश्व में लगातार अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते जा रहे हैं। कौन से प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की वजह से एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी विश्व समान ताप पर आ जाएगा, पर्याप्य ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी अपने पास में पर्याप्य ऊर्जा जो है वो उपलब्ध नहीं रहेगी। और जब ये अपने पास में पर्याप्य ऊर्जा का मतलब हो गया कार्य करने के लिए ऊर्जा। ठीक है, कार्य करने के लिए ऊर्जा जब आपके पास में नहीं रहेगी तो अपना विश्व जो है वो क्या होगा, ऊर्जा मृत्यु की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये अपने आता है एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत। देखिए एग्जाम के अंदर अगर इसकी बात की जाए तो वैसे तो इसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, परंतु फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ 1.5 नंबर का इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको बस ये 1-2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत है क्या, तो क्या है आपको बताना है कि विश्व में लगातार अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो रहे हैं जिससे एंट्रोपी बढ़ रही है, और विश्व की एंट्रोपी जो लगातार बढ़ रही है इसे कहा जाता है एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत। ठीक है, और ये आपको बता देना है कि तापांतर जो है वो लगातार क्या होगा, कम होगा, जिससे साम्यावस्था आ जाएगी, पर्याप्य ऊर्जा घट जाएगी। पर्याप्य ऊर्जा घटने का मतलब है कार्य करने के लिए उपलब्ध ऊर्जा घट जाएगी। ठीक है, और इसे ऊर्जा अवंती का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की फिर से बात करेंगे और एंट्रोपी के रूप में अपने इसे व्युत्पन्न करेंगे फिर से। तो अपना नया टॉपिक है एंट्रोपी के रूप में ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का प्रतिपादन। ठीक है, सीधा सीधा चलो लिख देता हूँ। एंट्रोपी के रूप में, एंट्रोपी के रूप में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, तो अपने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का फिर से प्रतिपादन करेंगे, और अब की बार किसके रूप में करेंगे, एंट्रोपी के रूप में करेंगे। देखिए एंट्रोपी के रूप में अपने इसका प्रतिपादन कर चुके हैं। 1-2 टॉपिक पीछे जाइए, जहां आप लोगों को मैंने सबसे पहले एंट्रोपी बताया था। जब वो टॉपिक कंप्लीट हो रहा था उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो आपका सूत्र बना है ये एंट्रोपी के द्वितीय नियम का बना है। इसे आगे फिर से अपने देखने वाले हैं। तो एंट्रोपी के द्वितीय नियम के प्रतिपादन के अंदर आपको 1-2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको इसके अंदर बता देना है कि ये जो आपके पास में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ये मूल रूप से किस पर आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। कौन सा नियम, जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा जो नियम है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ये किस पर आधारित है, ये एंट्रोपी पर आधारित है। अभी एंट्रोपी की वृद्धि, यानी एंट्रोपी के ऊपर आधारित है, या आप लोग इसके अंदर बोल सकते हो एंट्रोपी वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है। एंट्रोपी वृद्धि के सिद्धांत पर। ठीक है, तो
जो आपके पास में पहला नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, और जो दूसरा नियम है ये किस पर आधारित है, ये एंट्रोपी वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ये जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, इसके अंदर आपको याद होगा मैंने आपको 2-3 कथन बताए थे। अपने बात कर रहे थे कि ऊष्मागतिकी का दूसरा जो नियम है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर अपने बात की थी कि इसके अंदर बहुत सारे कथन हैं, उनमें से 2 कथन आपके दिए गए, एक तो था अपने केल्विन और प्लांक का कथन और दूसरा था क्लासियस का कथन, ठीक है, जिनके अंदर अपने बात कर रहे थे कि एक तो अपने सिंक, एक जो अपने नियम था वो बता रहा था कि भी सिंक होना जो है वो हमेशा जरूरी है, यानी अपने 100% कार्य जो है संभव नहीं है। दूसरा बता रहा था कि बिना किसी बाह्य अपने कार्य के ऊर्जा निम्न ताप से उस ताप की ओर स्थानांतरित नहीं कर सकते, परंतु ये किसके रूप में है, ये एंट्रोपी के रूप में ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का प्रतिपादन है। तो एंट्रोपी के रूप में अगर आपको पूछा जाए कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है, तो इसके अंदर आपको वही बात बतानी है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का एंट्रोपी के रूप में अगर बात की जाए तो इसके अंदर आप लोग लिख देना कि ये नियम अपने को बोलता है कि विश्व की एंट्रोपी जो है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये किस पर आधारित है, एंट्रोपी वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यानी आप लोग लिख देना है इसके अंदर कि विश्व की एंट्रोपी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये इसका प्रतिपादन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग इसमें लिख देना कि विश्व की प्रत्येक भौतिक क्रिया इस प्रकार होती है कि एंट्रोपी में क्या होती है, हमेशा वृद्धि होती है, ठीक है। लिख देना कि विश्व में प्रत्येक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया इस प्रकार से होती है कि एंट्रोपी में हमेशा क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये बातें आपको इसके अंदर लिख देनी है। सूत्र की अपनी अगर बात करें तो सूत्र आपको याद होगा, आपने कुछ ऐसा व्युत्पन्न किया था, ये सूत्र जो अपने व्युत्पन्न कर चुके हैं, ds बराबर dq बटा t, ठीक है, ds बराबर dq बटा t, ये अपने पास में क्या है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, किसके रूप में, एंट्रोपी के रूप में। यहाँ से आप लोग ये सूत्र याद रख लेना, dq बराबर TdS, dq बराबर TdS अगर कैपिटल से लिखो तो S का मतलब एंट्रोपी, Q का मतलब ऊष्मा, T का मतलब ताप। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम एंट्रोपी के रूप में अगर आपको लिखना हो तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे ds बराबर dq बटा t, ठीक है। और अगर वैसे तो ये टॉपिक इतने ही नंबर का आएगा, 1-1.5 नंबर का, जिसके अंदर आपसे ये पूछा जाए कि द्वितीय नियम क्या होता है, इसका सूत्र लिखे, परंतु अगर आपको ये व्युत्पन्न करना हो कि ये आया कहाँ से है, तो आपको फिर वो सारी बातें लिखनी पड़ेगी जहाँ मैंने आपको एंट्रोपी वाला टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है। जहाँ एंट्रोपी नाम से जो आपके एक टॉपिक मैंने आपको करवाया है, उस वीडियो के अंदर अपने यहाँ तक पहुँचे हैं, एक ग्राफ बनाया था, उसके अंदर एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को काट रहा था, ठीक है। 3 ग्राफ तो अपने ताप के थे, समतापीय प्रक्रम के थे, T1, T2 और T3 केल्विन पर, 2 ग्राफ उनको A1 A2 काट रहे थे, वहाँ से अपने क्या किया था, इस सूत्र को व्युत्पन्न किया था, ठीक है। अपने S2 माइनस S1 करके ये मान निकाले थे, ऐसा लिखा था अपने S2 माइनस S1, और अपने क्या लिखा था, Q बटा T। फिर अपने ये बात बोली थी कि ये क्या हो, अगर पास पास हो तो ds बराबर dq बटा t, ऊष्मा जो है उसमें आदान प्रदान कितना हो, dq, तो अपने इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ अपने इसमें लिखा था, ठीक है। तो अपने इस सूत्र को आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर लेना। अगर 1.5 नंबर का पूछा जाता है तो आप इसे इतना लिख देना, और अगर ये 4-5 नंबर में आता है तो फिर आपको इसे जो अपने लास्ट वीडियो के अंदर 1-2 वीडियो छोड़ करके अपने एंट्रोपी नाम से जो वीडियो है उसके अंदर जो आपने सारी बातें पढ़ी थी उन सब बातों को यहाँ तक लिखना है, जहाँ तक अपने ये सूत्र इसमें बनता है, ds बराबर dq बटा t, ठीक है। तो ये क्या है, एंट्रोपी के रूप में ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का प्रतिपादन है। अब देखिए आगे, अब अपने आता है आदर्श गैस की एंट्रोपी का मान। अब अपने इसके अंदर टॉपिक आता है एंट्रोपी की गणना कर रहे हैं, और सबसे पहले जो गणना कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, आदर्श गैस की एंट्रोपी, ठीक है। अपने एंट्रोपी की गणनाएं कर रहे हैं, और एंट्रोपी की गणना के अंदर अपने आदर्श गैस की करेंगे, फिर अपने वास्तविक गैस की करेंगे, और लगातार अपने गणना करते रहेंगे अलग अलग प्रकार से। तो देखिए, अगर अपने आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी की गणना करनी हो तो आपको कुछ एक बातें फिर से लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो जहाँ पर भी आपके गणना आएगी, गणना के अंदर सबसे पहले किसे लिखा जाएगा, dq बराबर du प्लस dw को लिखा जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अंदर एक बात आप लोग जरूर देखना कि यहाँ आप लोग देखोगे कि अपने तो इसे कुछ ऐसा लिखा था, डेल q बराबर du प्लस डेल w, ठीक है। पर यहाँ क्या कर दिया आपने, इसे d के साथ में ही लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं, इसे काम में ले रहे हैं,
और वहाँ अपने जब इसे डेल के साथ में लिखा गया था तो उसका मतलब भी अवकलन करना ही था, उसका मतलब भी डी लिखना ही था, परंतु डेल क्यों लिखा था? डेल की वहाँ पर भौतिक सार्थकता थी, एक पथ पर निर्भर था और दूसरा पथ पर निर्भर नहीं था। ये पथ पर निर्भर नहीं कर रहा था और ये क्या कर रहे थे? पथ पर निर्भर कर रहे थे। इनको अलग दर्शाने के लिए बस डी की जगह क्या लिखा था? डेल लिखा था, परंतु मतलब उसका वहाँ भी क्या था? डी था। तो अपने क्या लिख दिया? डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में कोई एक निकाय है जो टी ताप पर है, पी उसका दाब है, यू उसकी क्या है? आंतरिक ऊर्जा है, क्यू अपने उसे क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं, और डब्ल्यू क्या है? यहाँ पर किया गया कार्य है। अब अपने बात कर लेते हैं डी यू की। डी यू की बात करें तो अगर डी यू की बात की जाए तो नियत आयतन पर देखो, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा जो है वो क्या होती है? सी वी होती है। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या लिखते हैं अपने? सी वी लिखते हैं। तो यहाँ डी यू जो है वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा सी वी डी टी के बराबर। डी यू किसके बराबर आएगा? सी वी डी टी के बराबर आएगा। देखिए इसके बारे में अपने बहुत सारी बातें पहले कंप्लीट कर चुके हैं कि ये डी यू बराबर सी वी डी टी के बराबर क्यों है। अपने एक वीडियो जिसके अंदर अपने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग किए थे, वहाँ अपने इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि डी यू जो है वो किसके बराबर होता है? सी वी डी टी के बराबर होता है। और डी डब्ल्यू जो है वो किसके बराबर होता है? वो पी डी वी के बराबर होता है। किया गया कार्य किसके बराबर है? पी डी वी के बराबर है। तो कार्य का सूत्र तो क्या लिख दिया आपने? पी डी वी लिख दिया, और डी यू की जगह आपने क्या लिख दिया? सी वी डी टी लिख दिया। ठीक है, देखिए आपको बता देता हूँ। चलो अपने बात कर रहे हैं नियत आयतन की। अगर यहाँ से आयतन नियत हो जाए तो डी डब्ल्यू वाली टर्म तो यहाँ हट जाएगी, आपका डी क्यू और डी यू क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। और आपको पता है जब भी विशिष्ट ऊष्मा का आप लोग सूत्र लिखते हो सीवी का, तो आप लोग क्या करते हो? डी क्यू बटा डी टी लिखते हो। क्या लिखते हो? डी क्यू बटा डी टी। परंतु यहाँ क्या हो जाएगा? डी क्यू और डी यू बराबर, तो डी क्यू की जगह आप लोग डी यू लिख दोगे तो सी वी किसके बराबर? डी यू बटा डी टी के बराबर। यानी आपका जो डी यू है वहाँ से किसके बराबर? सी वी डी टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये अपने कंप्लीट बात कर चुके हैं पहले जब अपने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे वहाँ। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये समीकरण नंबर 1 लगाओ, इसे 2 लगाओ और इसे क्या करो? 3 लगाओ। समीकरण 2 और 3 से डी यू और डी डब्ल्यू के मान रखो समीकरण 1 में। तो देखिए क्या आएगा? ये आएगा डी क्यू बराबर सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ये आपके पास में क्या बन जाती है? समीकरण 4 बन जाती है। डी क्यू बराबर सी वी डी टी प्लस पी डी वी। अब देखिए, अब आपको पता है कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है। आप लोग ये सारी बातें लिख देना। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से नियत आयतन पर ये मोलर ये विशिष्ट ऊष्मा CV होती है, और इस समय डी क्यू डी यू जो है वो बराबर ये डी क्यू और डी यू बराबर होते हैं, जिससे डी यू किसके बराबर होता है? CV dt के। अगर दाब P है और आयतन V है तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू किसके बराबर? P dV के बराबर। मान रखने पर डी क्यू बराबर CV dt प्लस P dV। फिर यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ लिख दोगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से ds किसके बराबर होता है? डी क्यू बटा टी के बराबर होता है। या डी क्यू बराबर आप लोग क्या लिखते हो? टी डी एस लिखते हो। ये डी क्यू का मान इसके अंदर आप लोगों को रख देना है। देखिए क्या बनेगा? ये बनेगा डी एस बराबर ये मान रखना है सी वी डी टी प्लस पी डी वी अपॉन वी पी डी वी अपॉन टी। डी एस बराबर डी क्यू बटा टी, तो सी वी डी टी प्लस पी डी वी अपॉन टी। किसका मान है? ये डी एस का मान है। ठीक है, अब देखिए, अब अपने कंप्लीट एंट्रोपी की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस समीकरण का समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? इसका समाकलन। तो कर दीजिए समाकलन सी वी डी टी प्लस पी डी वी अपॉन टी। टी को अलग अलग डिवाइड करके लिख दो। ये बनेगा एस और ये सी वी डी टी बटा टी और प्लस पी डी वी बटा टी। ठीक है, ये जो समीकरण है इस समीकरण को कोई समीकरण नंबर लगा देना, जिसमें मैंने समीकरण नंबर स्टार लगा दिया है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में एंट्रोपी का मान है। किसके लिए? आदर्श गैस के अंदर एंट्रोपी का मान। तो आदर्श गैस के लिए अगर आपसे एंट्रोपी पूछी जाए, एस बराबर क्या लिखोगे? सी वी डी टी बटा टी और पी डी वी टी, इसका भी समाकलन और इसका भी समाकलन। अब देखिए बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती है। अब अपने अलग अलग पदों में क्या करेंगे? एंट्रोपी का मान ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आदर्श गैस की अवस्था समीकरण तो क्या होती है? पी वी बराबर आर टी होती है। एन आर टी होती है। एन की जगह 1 लिखें तो पी वी बराबर क्या होता है? आर टी होता है। आपके पास में
दाब, आयतन और ताप, 3 टर्म है। क्या क्या है? दाब है, आयतन है और क्या है? ताप है। तो आप लोग किसके पदों में एंट्रोपी का मान ज्ञात कर रहे हो, ये आपके टॉपिक को पता चलने के बाद में आप लोग क्या करोगे? एंट्रोपी का मान ज्ञात करोगे। यानी जो समीकरण स्टार लिखी है इसे आपको सोल्व करना पड़ेगा, तब आदर्श गैस की एंट्रोपी आएगी। और ये आपको बताया जाएगा कि आपको किसके पदों में एंट्रोपी ज्ञात करनी है। जैसे आपको अगर ताप और आयतन के पदों में करनी हो, या आपको दाब और ताप के पदों में करनी हो, या दाब और आयतन के पदों में करनी हो, तो इस प्रकार से अलग अलग पदों में आप लोग क्या कर सकते हो? एंट्रोपी जो है वो ज्ञात कर सकते हो। तो इस सूत्र को मैं सामने रखता हूँ और बाकी सारी बातें यहाँ से हटा रहा हूँ। देखिए सामने आपके एक समीकरण लिखी गई है, S बराबर, समीकरण है S बराबर CV dt बटा टी प्लस P बटा टी और dV, ठीक है। और समीकरण नंबर अपने क्या लगा दिया? इसे स्टार लगा दिया। आदर्श गैस की एंट्रोपी अपने पढ़ रही है। अब देखिए अपने सबसे पहले इसे ज्ञात करते हैं। जैसे सबसे पहले आपके किया गया इसे ताप और आयतन के पदों में एंट्रोपी। सबसे पहले इसे सोल्व किया गया है ताप और आयतन के पदों में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा गया है? सबसे पहले इसमें लिखा गया है ताप और आयतन के पदों में एंट्रोपी का मान। देखिए इसे सोल्व करते समय आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना है। क्या रखना है? वो आप ये देखिए कि आपको किसके पद में एंट्रोपी ज्ञात करनी है? ताप और आयतन के पद में एंट्रोपी ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए आप लोग इस समीकरण में ये अवकलन किसके सापेक्ष है? ताप के सापेक्ष है। क्या अपने को ताप के सापेक्ष अवकलन चाहिए? यहाँ देखिए बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ताप के पदों में एंट्रोपी आनी चाहिए। फिर देखिए आयतन के पदों में भी एंट्रोपी आपको चाहिए। यहाँ देखिए अवकलन किसके सापेक्ष है? ये समाकलन किसके सापेक्ष है? v के सापेक्ष है। तो v के सापेक्ष क्या आपको चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो ताप और आयतन के पद में चाहिए, और यहाँ पर दोनों है ताप और आयतन, ठीक है। इतनी बात कंप्लीट करते हैं। इस सूत्र को यहाँ लिख देता हूँ। आपने लिख दिया S बराबर CV dt बटा टी प्लस P dV बटा टी। ये जो आपके पास में समीकरण स्टार जो है वो लिखी गई है, ठीक है। P बटा टी dV और CV dt बटा टी। अब देखिए आपको चाहिए ताप और आयतन। यहाँ देखिए यहाँ कौन कौन आ सकता है? PV बराबर RT जो है, PV बराबर RT जो है, यहाँ से कौन कौन आ सकता है? यहाँ सिर्फ T लिखा गया है, तो एक तो T आ सकता है और एक कौन आ सकता है? R आ सकता है। ये दोनों तो आ सकते हैं, पर ये दोनों आपको यहाँ नहीं बचने चाहिए। इन्हें सोल्व करने का तरीका आप लोग यही रखना कि यहाँ ताप की बात कर रहे हैं, ताप के पदों में आपको चाहिए तो ताप आ सकता है, ये CV बिल्कुल आ सकता है। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग लिखोगे S, इसे ऐसे ही रहने दो, और प्लस अब देखो यहाँ पर लिखा गया P बटा टी। क्या लिखा गया है? P बटा टी और dV। ये P बटा टी देखो आप लोग, P बटा टी, और यहाँ है क्या? यहाँ आयतन है। P और T नहीं होने चाहिए, यहाँ P और T को हटाओ। कैसे हटाओगे? यहाँ से P बटा टी करो, P बटा टी करो, क्या है? R बटा V। R बटा V को यहाँ लिखो, यानी इसकी जगह आपने किसको लिख दिया? आपने लिख दिया R बटा V को। किसको लिखा आपने? R बटा V को। R को तो लिखने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि R तो क्या है आपके पास में? कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। और V इसके अंदर बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि समाकलन V के लिए चल रहा है और V के पदों में ज्ञात करना है। तो V तो यहाँ बिल्कुल होना चाहिए था, नहीं था, इसलिए यहाँ V लेकर के आए हैं। और V के अलावा जो भी है उसे आपको क्या करना है? हटा देना है, ठीक है। ये जो 4 पद आपके हैं, इनमें से P, V, R और T, इन चारों की बात कर रहे हैं। बाकी जो है उसे पड़ा रहने देना, CV वगैरह, CP वगैरह जो भी है उन्हें इनकी जगह रहने देना। परंतु इनमें से अगर कोई एक्स्ट्रा पद आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा था, यहाँ आपको चाहिए था V, और V के अलावा क्या आ रहा है? P आ रहा है, T आ रहा है, अपने को नहीं चाहिए। अपने को चाहिए सिर्फ V, और R अगर आए तो उसे लिख दो। तो R आ रहा है, कॉन्स्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V को अपने यहाँ रखना है। अब देखो आगे S इक्वल क्या करेंगे? S इक्वल अपने इसे लिखेंगे, CV को तो बाहर रख दिया, समाकलन किसका? सिर्फ इनका, प्लस R को आपने बाहर रखा, और समाकलन किसका? dV बटा V का। इसका समाकलन करो, CV ये क्या आया? log T प्लस R
log v और प्लस क्या आ जाएगा, समाकलन नियतांक आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एंट्रोपी S का मान आ गया। एंट्रोपी S का मान आपके पास में कितना है, एंट्रोपी S का मान है CV log T प्लस R log V प्लस क्या आया है, कांस्टेंट है। ये आपके पास में एंट्रोपी का मान है। अब देखिए, अगर आपका निकाय अवस्था A से B की ओर जा रहा है, निकाय कहाँ से कहाँ जा रहा है, अवस्था A से B की ओर जा रहा है, अवस्था A से B, अवस्था A जो है उसमें अपने गैस की अवस्था मान लेते हैं। A में तो कितनी है, P1 V1 और T1 है। अवस्था B में कितनी है, P2 V2 और T2 है। ठीक है, ये अवस्था इसकी है। तो अपने यहाँ जो इसका समाकलन कर रहे हैं, इस समाकलन के अंदर अपने क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी समाकलन की। कौन कौन सी आएगी, देखिए एंट्रोपी में परिवर्तन अगर अपने निकालना हो कि अपना निकाय अवस्था A से किस में जा रहा है, B में अगर जा रहा हो, तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या आएगा, तो एंट्रोपी में परिवर्तन आएगा S2 माइनस S1। क्या आएगा, S2 माइनस S1। इसके लिए S2 है, इसके लिए S1 है, तो S2 माइनस S1 एंट्रोपी में परिवर्तन किसके इक्वल है, देखो ये आएगा, ये जो आपने टर्म लिखी है इसे लिखो CV और साथ में क्या है dt बटा T, कहाँ से कहाँ तक का है, ताप T1 से लेकर के T2 है, प्लस आप लोग क्या लिखोगे, प्लस आप लोग ये लिखोगे R dV बटा V, आयतन कहाँ से कहाँ तक है, V1 से लेकर के V2 तक है। ठीक है, आपने ऐसा लिखा। अब क्या करोगे, अब देखो, अब लिखोगे S2 माइनस S1 और CV, और यहाँ आपने किया इसका समाकलन, क्या आया, समाकलन आता है यहाँ log T। समाकलन क्या आ गया इसका, log T, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, T1 से लेकर के T2 तक आपने किया इसका समाकलन, प्लस R अपनी जगह, और यहाँ क्या किया आपने log V, और समाकलन V1 से लेकर के कहाँ तक है, V2 तक है। R log V और कहाँ से कहाँ तक है, ये V1 से लेकर के V2 तक है। अब देखिए, अब आप लोग इसे लिखोगे S2 माइनस S1 बराबर CV log T2 माइनस log T1 और प्लस R log V2 माइनस log V1। ऐसा आप लोग इसे लिख सकते हो। और अब क्या कर देंगे, अब लिख देंगे S2 माइनस S1 बराबर CV, इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो log T2 अपॉन T1। क्या लिख सकते हो, log T2 अपॉन T1 प्लस R, और इसे क्या लिख दोगे, इसे लिख दोगे log V2 अपॉन V1। ऐसा लिख दिया। और R को चाहो तो क्या लिख सकते हो, R को S2 माइनस S1 बराबर CV log T2 अपॉन T1 प्लस, और इसे CP माइनस CV लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते थे आप लोग CP माइनस CV log V2 अपॉन V1। 2 है, देखना यहाँ V2 है, यहाँ जो लिखा है ये है CP माइनस CV log V2 अपॉन V1। तो ये आपका यहाँ पर एंट्रोपी का मान आ जाता है आदर्श गैस के लिए। एंट्रोपी S2 माइनस S1 बराबर CV log T2 अपॉन T1 प्लस CP माइनस CV log T2 अपॉन T1। यहाँ देखना एक बार, यहाँ भी अगर आप लोग चाहो तो R का मान रख सकते हो। कैसे, ये बनता है S बराबर CV log T प्लस R की जगह CP माइनस CV log V और प्लस कांस्टेंट। ये क्या है, एंट्रोपी का मान है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श गैस जो है उसके एंट्रोपी का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ये व्युत्पन्न करना पड़ेगा S का। ठीक है, S का फॉर्मूला व्युत्पन्न करने के बाद में आपको आगे बताया जाएगा कि आपको इसे किसके पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने इसे ज्ञात कर रहे हैं ताप और आयतन के पदों में। ये जो सूत्र है इसके अंदर फिर आपको सिर्फ किसे रखना है, ताप को रखना है और आयतन को रखना है। यहाँ भी अपने ऐसा ही किया है, अपने ताप को रखा है और किसे रखा है, आयतन को रखा है। इनके अलावा जो भी टर्म थी PV T, इन तीनों की बात कर रहे हैं, PV और T। R तो कांस्टेंट है, अगर रहता भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता। PV R और T ये 4 है, इन 4 में से 3 की बात कर लो। R अगर आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ या तो V रहना चाहिए या R आए तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो यहाँ T रहना चाहिए या V आना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई है, जैसे इन दोनों के अलावा है, तो
इन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यहाँ V की बात कर रहे हैं तो V और R के अलावा जो भी है उसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ऐसा ही अपने यहाँ पर किया है और फिर अपने क्या कर दिया, ये मान रख दिए इसके और समाकलन कर दिया इसका, ये रिजल्ट आपका यहाँ प्राप्त हो गया। ठीक है, और ये जो अपने लिखा है CP माइनस CV, ऐसा अपने लिखा है मेयर संबंध से। जो मेयर का संबंध है वो क्या होता है, CP माइनस CV इक्वल R होता है। उस मेयर संबंध से अपने यहाँ पर इसका मान जो है वो लिख दिया है। ठीक है, फिर अपने दो अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, ये अवस्था A से B की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, तो अपने इस तरीके से एंट्रोपी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बचाओ अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।